फ्रेंड्स वेलकम हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सेलेक्टेड टेस्ट नंबर 55। फ्रेंड्स ये हमारा टेस्ट नंबर 55 है। इससे पहले हमारे 54 टेस्ट आ चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब करके सभी टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उपयोगी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज हम स्पेशल फ्रेंड्स बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग अभी डिमांड हो रही थी आपकी कि सर इस पर वीडियो बनाया जाए, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में बात करेंगे और इसमें कुछ अदर टर्मिनोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपको अपना आंसर आता हो तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, ऑल इंडिया से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टाफ नर्स, एएनएम, जेएनएम, सीएचओ, एमपीपीबी, वीएफएम्स, बीएफयूएचएस, एमएचडब्ल्यू, आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, फ्रेंड्स पीजीआई, एम्स, सभी स्टेट से रिलेटेड नर्सिंग एग्जाम्स जितने भी होते हैं सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। स्तन कैंसर के उपचार हेतु सर्जरी द्वारा ब्रेस्ट को रिमूव करना क्या कहलाता है? इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर व्हाट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट बाय द सर्जरी? बता सकते हैं आप अपना आंसर। क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से कमेंट करें आंसर, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और आने वाली सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। चलिए बताइए अपना आंसर क्या होगा। ऑप्शन इसका बी फ्रेंड्स, मैस्टेक्टॉमी कहते हैं। स्तन कैंसर इसका मतलब होता है ब्रेस्ट कैंसर के उपचार हो तो फ्रेंड्स जो सर्जरी की जाती है या ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज किया जाती है, उसके लिए जो टर्म्स यूज किया जाता है उसको कहते हैं मैस्टेक्टॉमी कहते हैं। चलिए इसमें हम आपको डिटेल्स में बताते हैं यहाँ पर होता क्या है। मैस्टेक्टोमी इज अ कंसीडर्स मेजर सर्जरी, ये बहुत बड़ी सर्जरी होती है। इसके बारे में हम बात करें द प्रोसीजर इन्वॉल्व द परमानेंट रिमूवल ऑफ द आइदर वन और दी टू ब्रेस्ट। फ्रेंड्स एक या दोनों ब्रेस्ट को क्या किया जाता है, इसमें परमानेंटली क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है सर्जरी के माध्यम से। जब इसे परमानेंटली हटा दिया जाएगा सर्जरी के माध्यम से, इसे क्या कहेंगे, मैस्टेक्टोमी कहेंगे, मैस्टेक्टोमी कहते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, वो भी डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर। मैस्टेक्टोमी इज अ सर्जरी टू रिमूव दी ऑल ब्रेस्ट टिश्यू। यह तो क्या किया जाएगा, जो भी ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के जहाँ पर भी फ्रेंड्स ब्रेस्ट कैंसर होता है या और भी अदर पार्ट्स में फैला हुआ है, तो फ्रेंड्स ऑल टिश्यू निकाल दिए जाएंगे, सभी टिश्यू निकाल दिए जाएंगे कंप्लीटली। जब टिश्यू निकाल दिए जाएंगे इससे, या एक या दोनों ब्रेस्ट निकाल दिए जाएंगे सर्जरी के माध्यम से, तो इसे क्या कहेंगे, मैस्टेक्टॉमी कहेंगे, मैस्टेक्टॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपना आंसर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर से किसी ट्यूमर या किसी विशेष टिश्यू या ऊतक को निकालने को क्या कहते हैं? टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और ब्रेस्ट कैंसर को हिंदी में स्तन कैंसर कहते हैं। अपना आंसर आप बता सकते हैं। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका बी, लंपेक्टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंपेक्टॉमी कहते हैं। जब किसी भी, जैसे मान लो ब्रेस्ट में कोई भी ट्यूमर हो जाता है या कहीं स्पेशल किसी पार्ट के टिश्यू को निकालना है, तो उसको क्या कहेंगे, लंपेक्टोमी कहेंगे। अगर कंप्लीटली पूरा निकाल देना है, पूरे ब्रेस्ट को या दोनों ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता है, तब उसे मैस्टेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स में और समझ सकते हैं आप। लंपेक्टोमी और द ब्रेस्ट कन्वर्जिंग द सर्जरी इज अ प्रोसीजर वेयर ओनली द पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट कंटेनिंग द कैंसर एंड अ मार्जिन सराउंडिंग ऑफ द टिश्यू इज रिमूव्ड। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी पार्ट से या कोई भी पार्ट्स होता है छोटा बड़ा, कहीं से छोटी सी जगह से कोई स्पेशल टिश्यू निकाल दिया जाए जहाँ पर कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, या कोई भी उतनी एरिया से क्या किया जाए, कट करके निकाल दिया जाएगा, उसको हम क्या कहें, लंपेक्टोमी के नाम से जाना जाएंगे। अगर क्या किया जाए, इंटायरली पूरे क्या किया है, ब्रेस्ट को ही निकाल दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा सर्जरी के माध्यम से, तब उसे हम मैस्टेक्टोमी कहेंगे। क्या कहेंगे? मैस्टेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। सर्जरी द्वारा एक या दोनों अंडाशय को हटाने को क्या कहते हैं? इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द रिमूवल ऑफ दी वन आर बोथ। एक या दोनों ओवरीज को जब हटा दिया जाता है सर्जरी के माध्यम से, तब उसे क्या कहते हैं? आप बता सकते हैं, अपना आंसर बताएं। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका बी, ऑफ्रेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ्रेक्टोमी कहते हैं। जब सर्जरी के माध्यम से दोनों अंडाशय को, एक या दोनों अंडाशय को, दोनों ओवरी को या एक ओवरी को हटा दिया जाएगा, तब उसे क्या कहेंगे? ऑफ्रेक्टोमी कहते हैं। चलिए यहाँ पर समझ सकते हैं आप डिटेल्स में भी। ऑफ्रेक्टोमी और सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन आर बोथ ओवरीज, इसी को ऑफ्रेक्टोमी को ओरियोक्टोटोमी भी कहते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग देख लें आप और इसे इंग्लिश में ही कंफर्म करें जो हिंदी मीडियम से भी हैं।
ओरियोक्टोमी भी कहते हैं इसे, ऑफ्रोक्टोमी भी कहते हैं। ये दोनों अगर ऑप्शन में मिले आपको तो दोनों में एक ही मिलेगा ऑप्शन में, तो ध्यान रखना है। इसे ओरियोक्टोमी के नाम से भी जाना जाता है, ऑफ्रेक्टोमी भी कहा जाता है इसे। इसमें होता क्या है, यूट्रस से क्या किया जाता है, यूट्रस से एक या दोनों ओवरीज को, यूट्रस से क्या किया जाएगा, एक या दोनों ओवरीज को क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाता है सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा। तब उसे क्या कहते हैं हम, ऑफ्रेक्टोमी कहते हैं या ओरियोक्टोमी कहते हैं। ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, आप पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूट्राइन फाइब्रॉइड या अन्य किसी कारण से गर्भाशय यूट्रस को सर्जरी द्वारा रिमूव कर देने को क्या कहते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड का मतलब होता है कि कोई गांठ पड़ जाती है। क्या होता है यूट्रस में, क्या होता है, कोई गांठ पड़ जाए तब यूट्रस को निकाल दिया जाता है कम्प्लीटली। जब यूट्रस को कम्प्लीटली निकाल दिया जाएगा तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका बी, हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। मोस्टली लोगों में बहुत कंफ्यूजन है ऑफ्रेक्टोमी को लेकर और हिस्टेरेक्टोमी को लेकर। उम्मीद है आपको आज समझ में आ गया होगा क्या प्रॉब्लम्स होती है जब इस पे यूट्राइन फाइब्रॉइड जैसी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, या गांठ पड़ जाती है, ट्यूमर्स बन जाता है, या इस माध्यम से कोई भी सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा उसको निकाला जाता है यूट्रस को, तब इसे हम हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। जब ओवरीज को बाहर किया जाता है निकाल काट कर या सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा, तब उसे हम कहते हैं ऑफ्रेक्टोमी या ओरियोक्टोटोमी कहते हैं। यहाँ पर ये दोनों वर्ड एक ही हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स में भी। हिस्टेरेक्टोमी इज एन ऑपरेशन टू रिमूव द यूट्रस। में क्या किया जाता है, एक ऑपरेशन होता है जिसमें यूट्रस को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। दिस सर्जरी मे बी डन फॉर द डिफरेंट रीजन इंक्लूडिंग द यूट्राइन फाइब्रॉइड दैट काज द पेन, ब्लीडिंग और द अदर प्रॉब्लम्स। ये कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब ये यूट्रस को रिमूव किया जाता है हिस्टेरेक्टोमी में। और यहाँ पर द यूट्राइन प्रोलैप्स विच इज स्लाइडिंग ऑफ द यूट्रस फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन इनटू द वाजाइनल कैनाल्स, और कैंसर ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स और द ओवरीज। ये कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जब क्या किया जाता है, यूट्रस को निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हिस्टेरेक्टोमी कहेंगे। मोस्टली आपको इतनी बात ध्यान रखना है, ज़्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है, जब यूट्रस को बाहर निकाला जाएगा कट करके या सर्जरी के माध्यम से उसे हिस्टेरेक्टोमी कहेंगे। जब ओवरीज को निकाला जाएगा, एक ओवरीज निकाल दिया जाए या दोनों ओवरीज को निकाल दिया जाएगा, तब उस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑफ्रेक्टोमी या ओरियोक्टोटोमी कहेंगे। ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं। यूट्रस के साथ ही फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस के साथ फैलोपियन ट्यूब और ओवरी को हटाने को क्या कहते हैं। जब ये सारी चीज़ें निकाल दी, यूट्रस भी निकाल दिया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब भी निकाल दिया जाएगा और ओवरीज भी निकाल दिया जाएगा, जब ये तीनों एक साथ निकाल दिए जाएंगे, व्हाट इज कॉल्ड, तब इसे क्या कहेंगे हम। बताएं आंसर अगर आपको आता हो, और आप बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करें, इससे आपका हैबिचुअल होंगे, आपकी हैबिट बनेगी, अभ्यास होगा और आपको किसी प्रकार का हेजिटेशन महसूस नहीं होगा इन द एग्जाम। ऑप्शन होगा इसका बी, पैन हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। जब यूट्रस के साथ फैलोपियन ट्यूब को निकाल दिया जाएगा और ओवरीज को इनका सर्जिकल प्रोसेस के माध्यम से या ऑपरेशन के माध्यम से यूट्रस को और फैलोपियन ट्यूब को और ओवरीज को एक या दोनों निकाल दिया जाएगा, तब इसको जब तीनों निकाल दिए जाएंगे एक साथ, तब इसको क्या कहें, पैन हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। पैन हिस्टेरेक्टोमी के नाम से इसे जाना जाता है, ध्यान रखना है। और इसे टोटल हिस्टेरेक्टोमी के नाम से भी जाना जाता है। हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता था, केवल यूट्रस निकाला जाता था। जब इस पे यूट्रस के साथ फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज निकाल दिया जाएगा, तब इसे पैन हिस्टेरेक्टोमी कहेंगे और इसे टोटल हिस्टेरेक्टोमी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता था, ओनली यूट्रस निकाला जाता था, हिस्टेरेक्टोमी में ओनली यूट्रस। और जब ये तीनों चीज़ें निकाल दी जाएंगी, इसे टोटल हिस्टेरेक्टोमी कहेंगे या पैन हिस्टेरेक्टोमी कहेंगे। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान रखिए आप। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, पैन हिस्टेरेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस एंड द ओवरीज एंड ओविडक्ट एंड द सर्विक्स एंड रिलेटेड द लिम्फ नोड्स। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड ये पार्ट्स निकाल दिए जाएंगे, तब इसको क्या कहेंगे, पैन हिस्टेरेक्टोमी या टोटल हिस्टेरेक्टोमी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 पढ़ सकते हैं, आप अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा है, क्यूरेटिव द्वारा टिश्यू ग्रोथ या यूट्रस की इनर टिश्यू, इनर मतलब आंतरिक ऊतक को स्क्रैपिंग के द्वारा हटाने कहते हैं। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका बी, क्यूरेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूरेटिस कहते हैं। एक ये क्या होता है, क्यूरेटिव जो लिखा है, ये एक प्रकार का एक डिवाइस होता है
ये एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसपे क्या होता है, ये यूट्रस के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट होने के बाद क्या जाता है, जो डिक्लाइन हो जाता है एबॉर्शन, तब उसके जो टिश्यू होते हैं उसको स्क्रैपिंग के माध्यम से निकाला जाता है। उसको क्या किया जाता है, स्क्रैपिंग के माध्यम से। एक प्रकार का ये क्या होता है, औजार होता है। ये क्यूरेटिव क्या होता है, एक प्रकार का औजार होता है। इससे क्या किया जाता है, यहाँ स्क्रैपिंग करके जब एबॉर्शन डिक्लाइन हो जाता है या एबॉर्ट हो जाता है, तब उसको क्या किया, इसकी स्क्रैपिंग करके यूट्रस के अंदर इसके माध्यम से क्या किया जाता है, इसको बाहर निकाला जाता है। जब इसे बाहर निकाला जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, क्यूरेटिस के नाम से जानते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ पर और बताएंगे हम डिटेल में, और समझ जाएंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी दिया गया है। चिकित्सा प्रक्रिया में इलाज एक स्क्रैपिंग या स्कूपिंग के द्वारा ऊतक को हटाने के लिए ये एक मूत्रवर्धक, यहाँ पर लिखा फ्रेंच अर्थ स्कूप, का उपयोग किया जाता है। एक प्रकार का ये क्या होता है, जो हमें बताया, क्रोटिव एक प्रकार का एक डिवाइस होता है या औजार होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। ये फ्रेंच स्कूप के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके माध्यम से जब स्क्रैपिंग करके उसको बाहर निकाला जाता है, एबॉर्ट जो हो जाता है उसको, जो टिश्यू को स्क्रैपिंग करके, तो इसे क्या कहते हैं, क्यूरेटिस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा है गर्भपात की एक गृह विधि है जिसे पिछले एक दशक में वैक्यूम आकांक्षा में बदल दिया गया। इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था, क्यूरेटिव का यूज किया जाता था, इसका यूज किया जाता था पिछले दशक में। लेकिन अब क्या है, इसको चेंज करने के बाद क्या आ गया है, वैक्यूम आ गया। अब वैक्यूम डाला जाता है। वैक्यूम के माध्यम से अगर एबॉर्नेट हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, तो उसको जब उसके जो टिश्यू होते हैं स्क्रीपिंग करके निकाला जाता है। अब वैक्यूम का यूज किया जाता है। पहले क्या होता था, पहले क्यूरेटिव का यूज किया जाता था। एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता था, ये आयरन या स्टील से बना होता था। यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं आप, इंग्लिश में भी देते हैं, क्यूरेटिव एंड मेडिकल प्रोसीजर इन द यूज ऑफ द क्यूरेटिव, फ्रेंच मीनिंग्स ऑफ द स्कूप इसे कहते हैं। टू रिमूव द टिश्यू ऑफ द स्क्रैपिंग एंड द स्कूपिंग क्यूरेटिव आर आल्सो द डिक्लाइन द मेथड ऑफ द एबॉर्शन। जब क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है, जब डिक्लाइन हो जाता है तब इसका यूज किया जाता है, किसका, क्यूरेटिव का। लेकिन अब क्या यूज किया जाता है, अब वैक्यूम यूज किया जाता है। अब वैक्यूम का यूज किया जा रहा है, ध्यान रखना है आपको, अब वैक्यूम का यूज किया जाता है। यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और अच्छे लेवल के सभी क्वेश्चन हैं। न्यूट्रिशन के लिए पेट स्टमक में ओपनिंग बनाने को क्या कहते हैं। जब भी क्या होता है, स्टमक होता है, मान लो स्टमक में ओपनिंग किया जाता है, जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से क्या कहता है, माउथ के माध्यम से या ऑसोफेगस फूड के माध्यम से भोजन नहीं ले पाता, तो उसको न्यूट्रिशन डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके ओपनिंग किया जाता है, उसके पेट में क्या किया जाता है, स्टमक में ओपनिंग किया जाता है। तो उसको टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, उसको मेडिकल टर्म्स में क्या कहते हैं, यहाँ पर बताना है आपको। बताएं अपना आंसर। ऑप्शन होगा इसका ए, गैस्ट्रोस्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रोस्टोमी। स्पेलिंग देख लें, इंग्लिश में ही कंफर्म करें, हिंदी में काफ़ी प्रॉब्लम होगी आपको लिखने में, समझने में, इसलिए इसे इंग्लिश टू इंग्लिश ध्यान रखिए आप। यहाँ पर जो स्पेलिंग लिखी है अच्छे से याद कर लें। न्यूट्रिशन के लिए पेट के अंदर जो ओपनिंग किया जाता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, गैस्ट्रोस्टोमी कहते हैं। ऑप्शन है इसका ए। यहाँ पर डिटेल्स में भी आप समझ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिटेल्स आपके लिए। गैस्ट्रोटोमी या गैस्ट्रोटोमी कहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये कोई वर्ड नहीं होता, ये क्या है, एक प्रकार का एरर है, ये एक प्रकार की गलती है। बहुत जगह की इस टर्म्स का यूज किया गया है, गैस्ट्रोटोमी ये क्या है, एक प्रकार से गलती हो गई थी डिक्शनरी में, इस वजह से क्या किया गया, ये वर्ड जो दिया गैस्ट्रोस्टोमी, ये एक वर्ड है मेडिकल टर्म्स से रिलेटेड, इस टर्म्स का यूज किया जाता है। रियल में राइट वर्ड ये है गैस्ट्रोटोमी, लेकिन कहीं कहीं अगर ये वर्ड आपको मिलता है तो आप ये भी मान सकते हैं ये एक दूसरे के सैनोनिम्स हैं, या इस तरह समझ सकते हैं, लेकिन रियल में ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड रियल में गलत है, ये डिक्शनरी प्रॉब्लम्स है, या आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, ये वर्ड रियल में नहीं है। इसका जो रियल वर्जन है, रियल मीनिंग्स है, ये देखा है यहाँ पर गैस्ट्रोस्टोमी, ठीक है, ये कोई वर्ड नहीं है। लेकिन बाय द वे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो इसे जैसा लिखा होता है वैसा ही छाप देते हैं, एग्जामिनर्स भी कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो ध्यान रखिए, अगर गैस्ट्रोस्टोमी भी मिले, जो इसका मतलब होगा वही मतलब इसका होगा, ध्यान रखना है आपको। पढ़ लें यहाँ पर, गैस्ट्रोटोमी ट्यूब आल्सो कॉल्ड द जी ट्यूब इज अ ट्यूब इंसर्ट द थ्रू द बेली, ये क्या कहता है, पेट के अंदर डाला जाता है, दैट ब्रिंग्स द न्यूट्रिशन डायरेक्टली to the stomach. It's one of the way doctors can make sure kids who have trouble eating get the fluid, the calorie they needed. A surgeon put in a G tube, इसी को G ट्यूब कहते हैं, गैस्ट्रोटोमी ट्यूब को, ये एक प्रकार का
एक प्रकार का वो होता है ट्यूब, और इस पर क्या कहता है, जी ट्यूब के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट प्रोसीजर्स कॉल्ड दी गैस्ट्रोटॉमी, इसलिए इसे गैस्ट्रोटॉमी भी कहा जाता है। ध्यान रखना ये बात, दोनों जी ट्यूब और गैस्ट्रोटॉमी। गैस्ट्रोटॉमी एक प्रकार का प्रोसीजर्स है जिसके माध्यम से ये किया जाता है, क्या, जी ट्यूब डाला जाता है। जब कोई भी बेबी क्या होता है, न्यूट्रिशंस लेने में उसको प्रॉब्लम्स होती है या नहीं खा पाता, तो उसके क्या होता है, डायरेक्टली ओपनिंग किया जाता है। तो एक जी ट्यूब होता है जिसको गैस्ट्रोनॉमी ट्यूब कहा जाता है। ये उसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा, गैस्ट्रोनॉमी ट्यूब या गैस्ट्रोनॉमी प्रोसेस समझ सकते हैं आप। तो इसके एक ट्यूब के माध्यम से क्या होता है, बेबी को क्या है, डायरेक्टली पेट में, उसके स्टमक में, बेली में क्या किया जाता है, या ओपनिंग की जाती है। उसके माध्यम से बेबी को कैलोरी जितनी नीडेड होती है, कैलोरी और भोजन, फूड प्रोवाइड किया जाता है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो जीवित रह सके। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैस्ट्रोटॉमी कहते हैं, या जी ट्यूब के माध्यम से ये सारी चीज़ें इंसर्ट की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। कोई भी व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 8, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर सॉरी ऑप्शन डी नहीं दिया गया है। बॉडी से पेट या स्टमक को हटाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका इसी में दिया गया है, आप बता सकते हैं अपना आंसर ABC में। बॉडी से पेट या स्टमक को हटाने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड। ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन है इसका C, गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं। यहाँ पर देखना ये लिखा है गैस्ट्रोस्टोमी और यहाँ पर लिखा है रेक्टोमी। गैस तो दोनों में सेम है, ठीक है, गैस्ट्रो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लिखा है गैस्ट्रोस्टोमी, यहाँ पर लिखा है रेक्टोटोमी, ठीक है, गैस्ट्रेक्टोमी। तो स्पेलिंग में काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इन्हें लिख लें, अच्छे से याद रखें और इंग्लिश में ही लिखें इन्हें, क्योंकि हिंदी में कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये गैस्ट्रेक्टोमी होगा यहाँ पर ऑप्शन। जब बॉडी से क्या किया जाएगा, स्टमक को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, गैस्ट्रेक्ट। यहाँ पर रेक्टोमी, ध्यान रखना है, रेक्टोमी यहाँ पर ROSTOMI, गैस्ट्रोस्टोमी यहाँ पर गैस्ट्रेक्टोमी। पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ लें और लिख भी लें इसे, अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी जो लिखा है हमने, गैस्ट्रेक्टोमी इज द पार्शियल द टोटल सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्टमक को क्या किया जाता है, सर्जिकल प्रोसेस के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, पढ़ सकते हैं, पेट में सर्जिकल छेद या चीरा लगाने को क्या कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ लें अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा हो। व्हाट इज द कॉल्ड एंड द एब्डोमिनल सर्जिकल होल और इंसिजन जब किया जाता है उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन है इसका A, लेपराटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेपराटोमी कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में स्पेलिंग जो लिखी है करेक्ट है, इसे इंग्लिश में ही कन्फर्म करें, ज़्यादा अच्छा है। अपनी समझने के लिए, बोलने के लिए आप इसे लिख सकते हैं इस तरह, लेप्रोटॉमी, इस तरह लिख सकते हैं आप, लेकिन इंग्लिश में ही ज़्यादा कन्फर्म करें तो ज़्यादा अच्छा है सभी के लिए। यहाँ पर देखिए आप पढ़ सकते हैं, डिटेल्स भी दी गई है यहाँ पर। सर्जिकल इंसिजन, इसका मतलब होता है, इंसिजन का मतलब होता है छेद करना या चीरा लगाना पेट के अंदर, या और भी अदर चीज़ें होती हैं। इनटू द स्टमक, कहाँ, पेट के अंदर। और ये लिखा है लेप्रोटोमी इज सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व द स्मॉल इंसिजन थ्रू दी एब्डोमिनल वॉल। क्या कहते हैं, स्मॉल इंसिजन किया जाता है, छोटा सा चीरा लगाया जाता है टू गेन द एक्सेस इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। इट इज आल्सो नोन एज द सेलियोटोमी। इसी प्रोसेस को, लेप्रोटोमी को और किस नाम से जानते हैं, सेलियोटोमी भी कहते हैं। लेप्रोटोमी जो लिखा है ये वर्ड, इसका ये सिनोनिम से लिखा है, ये वर्ड भी मिल जाए ऑप्शन में तभी सही माना जाएगा। इन दोनों में कोई मिलेगा, मोस्टली ऑप्शन में ये मिलता है, लेप्रोटोमी, ठीक है। अगर आप नीट की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं ये सभी। तो सेलियोटोमी भी कहते हैं इसे, लेप्रोटोमी भी कहते हैं, ये इसी का सिनोनिम से, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, हड्डियों को फिर से जोड़कर एक संयुक्त बहाल, यहाँ पर लिखा संयुक्त को बहाल करने को क्या कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ लें, समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द रीस्टोरेशन ऑफ अ ज्वाइंट बाय द रिजॉइनिंग द बोन्स, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बता सकते हैं आंसर। ऑप्शन है इसका A, आर्थोप्लास्टी कहते हैं। आर्थोप्लास्टी में क्या होता है, इस पर रिस्टोरेशन किया जाता है किसका, ज्वाइंट का, जो गांठ होती है पैर की, वहाँ पर क्या कहते हैं, इसका रिस्टोरेशन किया जाता है, या कोई प्लास्टिक का या और भी अदर चीज़ का क्या बना के डाला जाता है, या आर्टिफिशियल बना के डाले जाते हैं, जिसको गठिया रोग हो जाता है, उस प्रोसेस में आर्थोप्लास्टी की जाती है। यहाँ पर पढ़ लें अच्छे से। आर्थोप्लास्टी इज सर्जिकल प्रोसीजर टू द रिस्टोर द फंक्शन ऑफ अ ज्वाइंट। जो ज्वाइंट होता है यहाँ पर, तो ज्वाइंट के फंक्शन को
फिर से रिस्टोर करने के लिए, उसको अच्छे से काम करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसे आर्थोप्लास्टी कहते हैं। अ जॉइंट कैन बी द रिस्टोर बाय द रिसर्फिंग द बोन्स एंड द आर्टिफिशियल जॉइंट कॉल्ड अ प्रोस्थेसिस। अगर आर्टिफिशियल जॉइंट किया जाता है उसे उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोस्थेसिस के नाम से जाना जाता है। मे आल्सो बी यूज्ड, इसे यूज किया जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ द आर्थराइटिस में अफेक्ट द जॉइंट्स। जब लोगों को आर्थराइटिस हो जाता है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम क्या होता है, गांठों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, क्रिस्टल जैसे बन जाते हैं, और ये क्रिस्टल क्या होता है, गांठों में जम जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, ऑपरेशन किया जाता है, ये सर्जरी की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, आर्थोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है। ये अच्छे से काम करने लगता है जब ये प्रोसेस कर दिया। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियली कुछ वो होते हैं प्लास्टिक के या अदर डिवाइसेज यहाँ पर डाल दिए जाते हैं, लगा लिए जाते हैं, और इस प्रोसेस जो आर्टिफिशियल चीज़ें लगाई है उसको क्या कहेंगे, प्रोस्थेसिस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है आपको, ऐसा काम आर्थराइटिस जब हो जाता है तब किया जाता है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। शरीर के किसी भी अंग या हाथ पैर को, यहाँ पर जैसे के रूप में लिखा है, एग्जाम्पल के रूप में, हाथ पैर को इन्फेक्शन से बचाने के लिए उस पार्ट को कंप्लीटली काट देना, उस पार्ट को काट देने को क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप अपना आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि शरीर का कोई भी अंग जो इन्फेक्शन के कारण या बॉडी में जहर फैल रहा हो तो उस पार्ट को क्या कहेंगे, अगर उसको पूरी तरह से काट दिया जाए तो उसके लिए टर्म्स क्या यूज किया जाता है। उसके लिए ऑप्शन होगा ए, इम्पुटेशन यूज किया जाता है। उसके लिए वर्ड क्या होगा, इम्पुटेशन। यहाँ पर आप समझे, थोड़ा डिटेल्स में समझ जाएंगे आप। टू इम्पुटेशन द समवंस आर्म्स आर द लेग्स मीन्स टू कट ऑल parts of it off in an operation because it is diseased or the badly damaged। जब बॉडी का कोई भी पार्ट, जब बॉडी का कोई भी पार्ट कंप्लीटली है या स्मॉल रूप से या टाइनी रूप से क्या होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है या बॉडी में जहर फैलने लगता है, तो उसको काट कर उस हाथ को या हैंड को या पैर को काट कर या उंगलियों को काट कर बॉडी से अलग कर दिया जाता है सर्जिकल प्रोसेस के माध्यम से। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को एम्पुटेशन के नाम से जाना जाता है या एम्प्यूट किया जाता है। क्या कहते हैं, एम्प्यूटेट किया जाता है। क्या, एम्प्यूटेशन कहते हैं, एम्प्यूटेशन कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में देख लें, या इस तरह वर्ड मिलेगा एम्प्यूटेट। तो जब बॉडी में बहुत ज़्यादा बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, पूरी बॉडी में जहर फैलने लगता है। तो इस वजह से क्या कहता है, पैरों को काट दिया जाता है या हाथ को काट दिया जाता है, तब उसको क्या कहते हैं, एम्पुटेशन के नाम से जाना जाता है। ये बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, हाथ हो सकते हैं, पैर हो सकते हैं, उंगलियां हो सकती हैं, कोई भी पार्ट होता है। एग्जाम्पल के रूप में नीचे देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। एम्पुटेशन इज द सर्जिकल रिमूवल ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द लिम्स limb are the extremely such as and the arms, leg, foot, hand, toe और fingers। इन इतनी चीज़ों को क्या किया जाता है, काट के बाहर कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बैडली रूप से कन्वर्ट हो रहा है या बहुत ज़्यादा जहर फैल रहा है बॉडी में, तो इस वजह से ये प्रोसेस यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एम्पुटेशन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे आपने अगर एक मूवी देखी हो, एक मूवी थी उसका नाम था तहलका मूवी, जिसमें क्या हुआ था, एक नाम नहीं आ रहा, मुकेश खन्ना थे शायद हीरो उसमें। तो आपको ध्यान रखना है, उसमें क्या हुआ था, उनके पैर में गोली लगी हुई थी, उनके पैर में गोली लगी हुई थी, तो उनके बॉडी में पूरे में जहर फैल रहा था, उनकी बॉडी में पूरे में जहर फैल रहा था, उनका पैर काट दिया गया था। वो आर्मी में थे, देश के लिए लड़ रहे थे, तो उनका पैर काट दिया गया था। मूवी की बात बता रहे हैं हम आपको, ध्यान रख सकते हैं। जब उनका पैर काटा गया था वहाँ से, क्योंकि बॉडी में पूरे बॉडी में जहर फैल रहा था, तो इस वजह से उनका पैर यहाँ से कट कर दिया गया था। इस प्रोसेस को एम्पुटेशन के नाम से जाना जाता है, इस प्रोसेस को एम्पुटेशन के नाम से जाना जाता है। और देखने की आप मूवी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से अब हम यहाँ वन लाइनर के रूप में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसे एमसीक्यू में लाएंगे। यहाँ पर समझ लें पहले इस प्रोसेस को, डायलिसिस किसे कहते हैं या व्हाट इज द डायलिसिस, या डायलिसिस क्यों किया जाता है। ये इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। यहाँ पर देख लें क्यों किया जाता है, डायलिसिस होता क्या है। डायलिसिस ट्रीटमेंट, एक प्रकार का क्या है, ट्रीटमेंट। फिल्टर किया जाता है, प्यूरिफाई द ब्लड, ब्लड को क्या किया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है यूजिंग अ मशीन। इसमें एक मशीन का यूज किया जाता है, किसमें, डायलिसिस में। एक बात ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डायलिसिस किसका किया जाता है, तो ध्यान रखें मोस्टली क्या किया जाता है, किडनी लिख के आता है ऑप्शन में, गुर्दा का, वृक्क का, किडनी का। तो जितने वर्ड बोल रहा हूँ मैं सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं,
ध्यान है, वृक्क कहा जाता है, किडनी कहा जाता है, गुर्दा कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या कहता है, ब्लड का फिल्टर किया जाता है, ब्लड का फिल्टर किया जाता है बाई या मशीन के माध्यम से। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस। यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं आप, व्हेन योर किडनी फेल्स, जब आपकी किडनी फेल हो जाती है। या डायलिसिस किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिए मोटी मोटी बात, किडनी से संबंधित है। ये एएनएम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी अदर एग्जाम में आ चुका है। डायलिसिस कीप योर बॉडी इन बैलेंस, अपने बॉडी का बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या करना होता है, रिमूविंग वेस्ट, जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जैसे साल्टी या एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है बॉडी में, उसको क्या किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है बॉडी से। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। और ये होता क्या है, जब किडनी फेल हो जाती है, जब किडनी फेल हो जाती है तब ऐसा काम किया जाता है। एक प्रकार का डिवाइस होता है, मशीन होता है, उसके माध्यम से ब्लड का प्यूरिफाइड किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है। हिंदी में ध्यान रखिए किससे रिलेटेड है, गुर्दा से। और हिंदी में से क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। ये सभी वर्ड एक ही हैं, ठीक है, ध्यान रखें। मोस्टली कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर डिटेल्स में वन लाइनर में कवर नहीं हो रहा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, क्वेश्चन नंबर है 13, नेक्रोसिस क्या है, व्हाट इज अ नेक्रोसिस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये पीसीएस एग्जाम में भी आ चुका है। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, डेथ ऑफ सेल्स। जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, बॉडी हमारी सेल्स से मिलकर बनी होती है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, जब ये मर जाती हैं, डेथ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, टिश्यू थ्रू डिसीज आर द इंजरी, जब ये मर जाएंगे, टिश्यू होंगे या सेल्स होंगे हमारे बॉडी के अंदर मर जाएंगे या डेथ हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम नेक्रोसिस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। तो आपको जो जनरली बात ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है कि नेक्रोसिस होता क्या है, डेथ ऑफ सेल। हिंदी में ध्यान रखिए, कोशिकाओं का मृत हो जाना बॉडी के अंदर, कोशिका या टिश्यू, या हिंदी में ध्यान रखिए ऊतक। ऊतक जब हमारी बॉडी पे मर जाते हैं बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, जब कोई भारी चोट लग जाती है तो ऐसा होता है, मान लो आपके पैर में कोई ऐसा आयरन लग गया, लोहा लग गया, या कहीं आपने किसी पत्थर से चोट खा ली, तो हमारे बॉडी के जो टिश्यू होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वो खत्म होने का मतलब ये है कि वो मर जाते हैं, वहाँ पर रेडनेस आ जाती है। रेडनेस के बाद कुछ समय बाद क्या होता है, वो पार्ट ब्लैक हो जाता है। ब्लैक होने का मतलब ये है कि वहाँ पर वो डैमेज हो गया है। उसका मतलब ये होता है कि बॉडी का, मान लो आपका ये हैंड है, ये मान लो आपका हैंड है, तो यहाँ पर आपकी चोट लग गई बहुत, कोई भारी उससे या पत्थर लग गया या कोई हथौड़ा लग गया, कोई भी चीज़, तो बॉडी में यहाँ पर रेडनेस आ जाएगी। रेडनेस आने के बाद 1-2 दिन बाद यहाँ पर क्या होगा, काला पड़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ के टिश्यू जो सेल्स हैं वो खत्म हो गए हैं, डेथ हो गए हैं। और जब ये टिश्यू और सेल्स खत्म हो जाते हैं, अगर इसका ऑपरेशन या सही से इसका सही न किया गया, या इसको हॉटिंग ना की गई, हीटिंग ना किया गया, तो कुछ समय बाद क्या होता है, यही टिश्यू क्या होता है, एक दूसरे में मिंगल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और कैंसर के भी कारण बन जाते हैं। और जो ब्लड का सप्लाई होता है वो भी रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो सारे टिश्यू खत्म हो चुके हैं, इसको रिकवर होने में काफ़ी समय लगेगा। इसलिए क्या किया जाता है, इनको क्या किया जाता है, गर्म उससे क्या किया जाता है, सिकाई की जाती है या थेरेपी किया जाता है इन सब चीज़ों का, ताकि वो अच्छे से जल्दी से रिकवर हो जाएँ। ध्यान रखना है आपको कि जो नेक्रोसिस का मतलब होता है, या सेल्स या टिश्यू जब खत्म हो जाएंगे, उसको नेक्रोसिस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। समझ लें, जो भी डिटेल्स बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पर हम इसलिए आज डिटेल्स में कवर करें। ऑस्टियोमलेसिया किससे कहते हैं, व्हाट इज द ऑस्टियोमलेसिया, टर्म्स में ध्यान दें क्या लिखा है यहाँ पर। ऑस्टियोमलेसिया रिफर टू अ मार्क द सॉफ्टनिंग ऑफ योर बोन्स, मोस्ट ऑफन द कंफ्यूज ऑफ द बाय द सेवरल विटामिन डी डिफिशिएंसी। ऑस्टियोमलेसिया का मतलब क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं बॉडी की, जो हमारी बॉडी की बोन्स होती हैं, ये क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती, मुलायम हो जाती हैं बहुत। और ये ऐसा होता है किस वजह से, ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑस्टियोमलेसिया जो डिसीज होती है, हमने कई बार बताया है, सॉरी आपको पता होगा, ऑस्टियोमलेसिया अभी एग्जाम में पूछा गया था, हाल ही एग्जाम में, और कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑस्टियोमलेसिया जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। और इसमें जो बोन्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं, इसलिए इनके टूटने और फ्रैक्चर होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, ऑस्टियोमलेसिया इज ओल्डर एडल्ट कैन लीड टू द फ्रैक्चर। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, इसका खतरा बहुत ज़्यादा होता है कि उनकी हड्डियाँ क्या होंगी, टूट जाएंगी या फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो ये होता है किस वजह से, किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से ऐसा होता है। जब बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो ये ज़्यादातर किस में होता है, एडल्ट में होता है। एडल्ट मतलब क्या होता है, वयस्क पर्सन में होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको।
और ऐसा भी हो सकता है जो लोग धूप नहीं लेते, एडल्ट पर्सन हो जाता है, मान लो कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसे मान लो 8 बजे अंदर गया, वो 5 बजे ऑफिस से बाहर हुआ, तो उसको सूरज की रोशनी तो मिलेगी नहीं, तो उसको खतरा है कि उसको क्या होगा, ऑस्टियोमोलिसिस होने के ज़्यादा चांस होते हैं, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, उसकी जो बोन्स होंगी वो बहुत क्या होंगी, मतलब मुलायम हो जाएंगी और टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं कभी भी। अगर कहीं छोटी मोटी चोट लग जाए, मान लो बाइक से गिर गया या कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाए, तो उसको क्या होगा, उसकी जो बोन्स होंगी वो फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सिम्टम्स क्या होंगे, बोन पेन होता है, हड्डियाँ भी बहुत दर्द करती हैं ऐसे लोगों की, जिन लोगों को विटामिन डी की कमी हो जाता है, सूरज की रोशनी नहीं ले पाते समय से, और मसल्स वीक हो जाते हैं, मसल्स भी बॉडी के वीक हो जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका, इलाज क्या है, इलाज है इसका विटामिन डी। कहाँ से मिलता है, सूरज से मिलता है, और अंडे की जर्दी में मिलता है, एक्स के येलो पार्ट में। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 14 नंबर, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। अभी हम बात कर रहे थे ऑस्टियोमलेशिया की, ध्यान रखना ऑस्टियोमलेशिया, अब उसी से रिलेटेड एक टर्म्स है और काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में कि कभी कभी विटामिन डी से पूछा जाता है कि किसकी कमी से हो जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया तुम दोनों लोग यही करके आ जाते हो ऑप्शन में। तो ऑस्टियो जो मलेशिया है वो विटामिन डी से है, ऑस्टियोपोरोसिस में के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये विटामिन डी से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखना, ये कैल्शियम की वजह से ऐसा होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पर पढ़ लें, अच्छे से देख लें। A condition in which bones become weak and brittle, ब्राइटल में मतलब भंगुर हो जाता है, वो इसमें भी यही प्रॉब्लम्स होती है, इसका जो डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, और हड्डियाँ क्या होती हैं, वीक हो जाती, कमज़ोर हो जाती। लाइफ लॉन्ग लैक ऑफ द कैल्शियम, जब बहुत लंबे समय तक कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा नहीं ली जाती, कैल्शियम की जब बहुत पर्याप्त मात्रा नहीं ली जाती, तब क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें, ऑस्टियोपोरोसिस में किसकी कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, ध्यान रखना ये बात। और ये विटामिन डी की वजह से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। लेकिन विटामिन डी जो ऑस्टियोमलेशिया होता है वो भी बोन से रिलेटेड है, दोनों बीमारियां तो बोन से रिलेटेड हैं, लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार तत्व है, एलिमेंट्स है, वो कैल्शियम है, ये खनिज लवण है, मिनरल्स है। तो इसके लिए जो इसके लिए कैल्शियम, इसके लिए मिनरल से जिम्मेदार है, और ऑस्टियोमलेशिया के लिए विटामिन से जिम्मेदार है। और वो विटामिन क्या होता है, विटामिन डी होता है, समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर पढ़ लें अच्छे से, लिखा है लाइफ लॉन्ग लैक ऑफ द कैल्शियम प्लेज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, लो कैल्शियम इनटेक द कंट्रीब्यूट टू डिमिनिश द बोन डेंसिटी। और ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, ये बात बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो बोन होती है फ्रेंड्स, मान लो ये बोन है, बोन का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी घनापन, बोन का ये डेंसिटी कम हो जाता है। बोन्स का जो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मान लो बोन के पार्टिकल बहुत पास पे होंगे तो उसका कहेंगे कि बोन का डेंसिटी बहुत अच्छा है। अगर इसके पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे तो इसका डेंसिटी कम हो जाएगा, इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बोन्स का डेंसिटी कम हो जाने को क्या कहेंगे, बोन्स का डेंसिटी कम हो जाने को क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और इसकी जांच किससे की जाती है, एक होता है BMD, क्या होता है, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, मतलब ये ऑस्टियोपोरोसिस में ये मेथड यूज किया जाता है, इससे पता चलता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। तो समझ है, उम्मीद है समझ गए होंगे। BMD आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में, हमने बताया कई बार BMD का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दी BMD, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है। और जब डेंसिटी कम हो जाएगी बोन की तो क्या होगा, टूटने का, फ्रैक्चर होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो ध्यान रखिए आप, ये कैल्शियम की वजह से होता है, ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की वजह से होता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस की जांच की जाती है वो की जाती है BMD से। इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप इसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। पिछले वीडियो हमने इसे बहुत डिटेल्स में समझाया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हायर लेवल एग्जाम्स में भी, और ये टर्म्सोलॉजी आपके लिए कुछ नई भी हो सकती है, लेकिन आपको समझना है यहाँ पर सभी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा आपको यहाँ पर, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञान बढ़ाएं। व्हाट इज़ द हाइड्रोपैथी, हाइड्रोपैथी क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोपैथी में होता क्या है, यहाँ पर लिखा है जल के द्वारा रोगों का इलाज किया जाए, रोगों मतलब डिसीज का इलाज किया जाए जल के द्वारा, ठीक है। वाटर के माध्यम से क्या किया जाता है, बीमारी का इलाज किया जाता है, पानी को ठंडा या गर्म करके बॉडी पे लगाया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोपैथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाइड्रो मतलब होता है जल, पैथी मतलब होता है कि उसी चीज़ के बारे में क्या करना, रोकथाम करने के लिए क्या करना, इलाज करना या ट्रीटमेंट करना, ठीक है। हाइड्रोपैथी का संबंध किससे, वाटर से। हाइड्रोपैथी में क्या किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रोपैथी में क्या किया जाता है, जल के द्वारा रोगों की चिकित्सा की जाती है, इलाज किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सभी, लेकिन पहले मैं आज इसे डिटेल्स में कवर करूंगा, इसके बाद MCQ में लेके आऊँगा इसे। हेलियोथेरेपी किसे कहते हैं, और वो सभी क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं इनसे रिलेटेड, या इस प्रकार के क्वेश्चन आप यहाँ पर दे सकते हैं। हेलियोथेरेपी क्या होता है, हिंदी में भी देख लें,
हेलियोथेरेपी में फ्रेंड्स होता क्या है, इसमें सूरज की जो किरणें होती हैं सनलाइट के माध्यम से जो जो रोगी होते हैं उनका इलाज किया जाता है सनलाइट के माध्यम। एक होता है प्रोसेस डिसीज हो जाती है, इसके माध्यम से स्किन डिसीज का इलाज किया जाता है। ध्यान रखिए यहाँ पर पढ़ लें, हेलियोथेरेपी इज द यूज ऑफ द नेचुरल सनलाइट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन स्किन। कुछ प्रकार के स्किन के लिए सर्टेन स्किन कंडीशन हो जाती है, उसको प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। पी साइलेंट होता है, SORISS होता है स्पेलिंग, ध्यान रखिए आप। तो उसका इलाज किया जाता है। उस प्रोसेस किसका, इसका नाम क्या होता है, हेलियोथेरेपी होता है। इस प्रोसेस को हेलियोथेरेपी किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, सन की जो रेज होती है, सन की रेज क्या होती है, एक स्पेशल पार्ट ऑफ स्किन पे या पर्टिकुलर प्लेस पे डाली जाती हैं, एकत्रित करके ये स्किन डिसीजेज में काम आता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेलियोथेरेपी कहते हैं। हीलियो मतलब होता है सनलाइट, हीलियो मतलब क्या होता है, सनलाइट, और थेरेपी मतलब होता है इलाज करना। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। और इसे क्या कहते हैं यहाँ पर भी पढ़ लें, सभी पॉइंट अच्छे हैं आपके लिए। एक होता है फोटोथेरेपी, और इट इज अ फॉर्म ऑफ द फोटोथेरेपी, इट इज आल्सो कॉल्ड, यहाँ पर आल्सो कॉल्ड लिखा, क्लाइमेट थेरेपी के नाम से जाना जाता है। हेलियोथेरेपी को क्या कहते हैं, क्लाइमेट, क्योंकि हमारे क्लाइमेट से तो रिलेटेड होता है ना सन हमारे क्लाइमेट से, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, जलवायु कहते हैं। तो इस हेलियोथेरेपी को क्लाइमेट थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। और ये फोटोथेरेपी भी कह सकते हैं इसे। फोटोथेरेपी का मतलब क्या होता है ये भी समझ लें। फोटो मतलब क्या होता है, पहले ये बात समझो। फोटो मतलब होता है प्रकाश के कारण, या जो लाइट आती है ना, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बंडल्स होते हैं लाइट के, इसको क्या कहते हैं, फोटो के नाम से जाना जाता है। जिसमें जो थेरेपी शब्द लगा है, इसका मतलब इससे इलाज कर दिया जाएगा इसका, तो इसको क्या कहेंगे, फोटोथेरेपी कहेंगे। फोटोथेरेपी, क्लाइमेट थेरेपी, हीलियोथेरेपी। मोस्टली जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी में किया क्या जाता है, नीचे हिंदी में पॉइंट लिखा है, अच्छे समझ लो। सूरज की किरणों के द्वारा या सूरज की किरणों के माध्यम से रोगों का इलाज किया जाता है या डिसीज का इलाज किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं सभी पॉइंट। यहाँ लिखा है 17 नंबर पे देख सकते हैं आप, इंसोमानिया क्या है, कई बार एग्जाम में दोहराया गया है क्वेश्चंस। इंसोमानिया का मतलब होता है नींद ना आना। क्या होता है, नींद नहीं आता। लोग क्या होता है, नींद लोगों को बहुत कम आती है, उसको क्या कहते हैं, नींद ना आना या नींद की कमी होना। नींद की कमी होना, नींद ना आना, ये कहते हैं इंसोमानिया टर्म्स। लिख लें, इंसोमानिया का मतलब क्या होता है, नींद ना आना। कई बार ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया। इंसोमानिया द रिलेटेड टू पुअर द स्लीपिंग, बहुत कम सोते हैं ऐसे लोग, हैबिचुअली होते हैं। डिप्रेशन होता है, एनजाइटी होता है, मतलब चिंता होता है, दबाव होता है, ये सभी कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज की कमी हो जाएगी। तो क्या होगा, कभी कभी देखा होगा जब आप लोग बहुत ज़्यादा कसरत कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आपको महसूस होता है आप लोग थक गए, आपको बहुत अच्छी नींद आती है, आप सो जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता। तो इसी वजह से यहाँ पर टर्म यूज किया गया है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकता है, अगर आप कम एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है आपको नींद ना आए। अगर आप कम एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है आपको नींद ना आए। तो इसलिए क्या होता है, आप डेली कंफर्टेबली या सोने से पहले या भोजन के बाद क्या करें, 500-600 या 1000 मीटर तक आप चलें, रनिंग करें, या रनिंग करने का मतलब आप लंबे कदम से आप चलें तो आपको अच्छी नींद आएगी। और क्रोनिक इलनेस होती है एक प्रकार की, ये सर्टेन मेडिकेशन इसमें यूज भी किए जा सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं डिटेल्स में जो हमने बताया। मोस्टली जो बात ध्यान रखनी है, ये नींद से संबंधित एक बीमारी है, नींद नहीं आती लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18, ये सभी टर्म्स अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि मेडिकल्स के बारे में आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हार्निया किसे कहते हैं, पहली बात तो ये जानना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप्स, ये बहुत प्रकार के इसके टाइप्स हैं, कई प्रकार के। पहले ये जान लो हार्निया होता क्या है। शरीर का कोई अंग जब किसी जगह से बाहर निकल आता है तो इस स्थिति को हार्निया कहा जाता है। ध्यान रखें, कहीं पर सर्जिकल प्रोसेस किया जाता है या ऑपरेशन किया जाता है, तो जब जो टाँके लगाए जाते हैं ना, तो उसके द्वारा क्या होता है, वहाँ से कुछ पार्ट में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, कुछ पार्ट अलग हो जाता है, वहाँ से निकल आता है, उसको कहते हैं क्या, हार्निया कहते हैं। यहाँ पर हिंदी में अच्छे से समझ लें, यहाँ पर भी इंग्लिश में भी लिखा है और लिखा है यहाँ पर, ये जो समस्या होती है आमतौर पर पेट, स्टमक, कमर, वेस्ट, जांग में आदि भागों में देखा जा सकता है। किसी और भी कारण हो सकते हैं इसे, किसी अंग की कमजोरी। हार्निया का एक बार एग्जाम में पूछा गया, तो हार्निया किसे कहते हैं, हार्निया का मतलब क्या होता है, किसी अंग की, किसी पार्ट की, बॉडी की क्या होती है, वीकनेस या कमजोरी। बल्जिंग इंग्लिश में देख ले, बल्जिंग ऑफ एन ऑर्गन्स आर द टिश्यू थ्रू एंड द एबनॉर्मल ओपनिंग। टाइपली हार्निया इन्वॉल्व्स द स्टमक और द इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंतों से रिलेटेड होता है या स्टमक से, मोस्टली यहाँ से इसका संबंध होता है, मोस्टली जो इन्वॉल्व किया जाता है हार्निया को। ध्यान रखना है आपको, हिंदी में भी समझ लें क्या क्या है, कई टाइप्स है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, कई प्रकार के होते हैं। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ये सभी टर्म्स जो पूछे गए हमने वन लाइनर में सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, इग्नोर ना करें। यहाँ पर आपको यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन मिल सकते हैं, जब भी पेपर टफ बनेगा इस तरह क्वेश्चन आएंगे। ये लिखा है हीमोटेप्स, हीमोटाइसिस लिखा है, यहाँ पर इंग्लिश में देख लें, ये पी साइलेंट है, यहाँ पर हीमोटाइसिस पढ़ा जाएगा, इसे हीमोटाइलेसिस पढ़ा जाएगा।
स्पेलिंग याद कर लें, लिख लें इसे। इसका मतलब होता है कफ के साथ खून आना, मतलब खांसी के साथ क्या होता है, खून आता है, इसका मतलब ये होता है। ये टर्म से लिखा है, ये हमेशा इंग्लिश में ही लिखा मिलेगा, इंग्लिश में ही याद करो तो ज़्यादा अच्छा इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा है हेमेटोटाइसिस, इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी लिख जाएगा आपको। यहाँ पर जो एल है ये कट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। हेमोटाइसिस इज अ सिंपली मेडिकल टर्म्स ऑफ द कफिंग अप ऑफ ब्लड। अप ब्लड मतलब जब खांसी आती कफिंग होती है, कफिंग के साथ क्या होता है, ब्लड आता है, तो उसको क्या कहते हैं, हेमिया लिखा है, हेमेटोटाइसिस लिखा है, हेमोटाइसिस यहाँ पर हेमोटाइसिस से पढ़ें, ये स्पेलिंग लिख लें और ये वाली स्पेलिंग यहाँ पर एल काट दें इसको, इसका यहाँ पर जो एल है उसको काट दें, यहाँ पर कट कर दें, ये स्पेलिंग है, ये दोनों स्पेलिंग सही है, दोनों टर्म्स यूज किए जाते हैं यहाँ पर। मतलब कब के साथ ब्लड आता है हिंदी में यहाँ पर लिख लें, याद कर लें। और काजेज क्या होता है, यहाँ पर लिखा ब्रोंकाइटिस कार्सिनोमा, ये कारण, इसके कारण ये हो सकता है, ब्रोंकाइटिस कार्सिनोमा के कारण क्या होता है, ये हो सकता है कब के साथ ब्लड आता है। और एक टर्म्स यहाँ पर जो लिखा है ना ये लिखा है ब्रोंकाइटिस, ये एग्जाम में पूछा गया, ये किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है ये लंग्स से संबंधित है या फेफड़ों से संबंधित है, किससे, फेफड़ों से या लंग्स से। ये किसको प्रभावित करता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम्स में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, पीसीएस में और भी अदर एग्जाम में पूछा गया, सीएचओ नर्सिंग एग्जाम्स में, कि जो ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, इससे बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको ध्यान रखना है लंग्स प्रभावित होते हैं। कौन सा, लंग्स या फेफड़े प्रभावित होते हैं, ध्यान रखना है। आगे कवर हो जाएगा, अच्छे से समझ जाएंगे आप। यहाँ लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ओडोंटोमास। ओडोंटोमास किसे कहते हैं, ओडोंटो का मतलब तो यानी ओडोंटोलॉजी में दांत का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ द टीथ, तो ओडोंटोलॉजी, तो ओडोंटोमास का मतलब क्या होगा, दांतों के ट्यूमर को कहते हैं, क्या, ट्यूमर को कहते हैं, दांतों में जो ट्यूमर हो जाता है उसको क्या कहते हैं, ओडोंटोमास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में आप पढ़ लें, अच्छे से समझा दिया हमने थ्योरी। ये जो ट्यूमर हो जाता है एक प्रकार ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स हो जाते हैं, ठीक है, इसको ओडोंटोमास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पढ़ लें आप डिटेल्स में। ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21, ये लिखा है ब्रोंकाइटिस, इंग्लिश में यहाँ पर स्पेलिंग कन्फर्म कर ले, हिंदी में काफ़ी टफ लिख के मिलता है, आप इंग्लिश में ही पढ़ लें यहाँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो पेपर होते हैं वो सभी बोथ लैंग्वेज में होते हैं, तो इंग्लिश जब हिंदी में समझ में ना आया करे तो आप इंग्लिश टर्म्स को रिफ़र किया करेंगे। और बोर्ड भी मानता है कि हम हिंदी टर्म्स को 1% इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में दिया जाएगा हम उसे ही रिफ़र करेंगे, वही आयोग, वही कमीशन सही आंसर मानता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, इंग्लिश में भी देख लिया करें अगर आपको हिंदी में समझ में ना आ रहा हो। पहली बार ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मोस्टली हो जाता है कभी कभी 1-2 क्वेश्चन, तो वो क्या करते हैं, इंग्लिश टर्म को रिफ़र करते हैं, इंग्लिश टर्म्स में जो आंसर होगा वही उनका आंसर सही मानता है कमीशन, ठीक है, आयोग। ये होता क्या है समझ लें, यहाँ पर कंडीशन इन विच द लंग्स एयरवेज बिकम द डैमेज, लंग्स का जो एयरवेज सिस्टम होता है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है सांस लेने का माध्यम, मेकिंग इट हार्ड टू क्लियर द म्यूकस, म्यूकस मतलब होता है मलगम बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ब्लड के साथ इसमें भी कफिंग होता है, कफ के साथ क्या होता है, ब्लड आता है, और ये भी क्या होता है, हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, मोस्टली क्या होता है, लंग्स को प्रभावित करता है, अभी मैंने बताया था। तो इतनी बात, जब मोटी मोटी बात ये सारी चीज़ समझ में ना आए तो इतनी बात ध्यान रखना है, ये हमें सांस लेने में प्रॉब्लम करता है, श्वास नली को प्रभावित करता है, श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है, और ये मोस्टली हमारे बॉडी के लंग्स को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ब्रोंकाइटिस में द रिजल्ट एंड द इन्फेक्शन आर द मेडिकल कंडीशन सच एज द निमोनिया, निमोनिया का कारण भी होता है ये, एंड द कैस्टिक प्रोसेस fibrosis and the mucus build up and breed the bacteria causing the frequently infection। ये बैक्टीरिया के माध्यम से भी होता है, वायरस के भी माध्यम से होता है, ध्यान रखना है आपको। लेकिन जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है वो हमेशा उसके माध्यम से होता है, मोस्टली वायरस के माध्यम से वायरल। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, कपिंग ऑफ ब्लड मतलब कफ के साथ ब्लड आना, हिंदी में लिख लें यहाँ पर कफ के साथ ब्लड आना, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लिख सकते हैं हिंदी में। फ्लैग मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस करना, प्रोडक्टिव कफ बहुत ज़्यादा बनना, ये इसके लक्षण होते हैं, और ये ऐसा निमोनिया में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। यहाँ पर एक्यूट ब्रोंकाइटिस, आपको यहाँ पर इस तरह के जब भी वर्ड मिले तो ध्यान रखना ये श्वास नली को प्रभावित कर देगा, किसके, हमारे सांस लेने के सिस्टम को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को, या जब बात ना समझ में आए तो इतनी बात तो आपको याद ही रखनी है कि लंग्स को या फेफड़ों को प्रभावित करेगा, ठीक है, इतनी बात तो आपको ध्यान ही रखना है। तो पढ़ लें यहाँ पर जो भी डिटेल्स दिया गया है।
ऑल्दो देयर आर दी सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस, ये बहुत प्रकार होते हैं। द मोस्ट कॉमन आर दी एक्यूट आर दी क्रोनिक, एक्यूट भी होते हैं, क्रोनिक भी होते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में आल्सो कॉल्ड द चेस्ट कोल्ड, इसमें क्या होता है, जो चेस्ट होता है ना, चेस्ट में क्या होता है, बहुत पेन होता है। जिनको ये एक्यूट वाला या ब्रोंकाइटिस कोई भी हो जाए उनको, तो उनके जो यहाँ पर छाती में क्या होता है, सीने में बहुत ज़्यादा पेन होता है उनको। मोस्ट सिम्टम्स जो होते हैं इसके क्या क्या होते हैं, देख इनको 2 हफ्ते तक लगातार क्या होता है, कफ बना रहता है। कफ विद शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग एंड फीवर, चेस्ट में पेन होगा, डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, ये इसके सारे लक्षण होते हैं यहाँ पर। और जब भी वो थूकते हैं तो मलगम के साथ ब्लड आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लंग्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ब्रोंकाइटिस का जो मतलब होता है, लंग्स में क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है लंग्स में। ये जो ब्रोंकाइटिस, ये लिखा है ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होता है, इसमें सूजन आ जाती है, ध्यान रखें। यहाँ पर अगर पूछा जाए ब्रोंकाइटिस किससे संबंधित है, तो ब्रोंकियल ट्यूब से संबंधित है। ना समझ में आए तो आपको ध्यान रखना है लंग्स से संबंधित है, लंग्स को प्रभावित करता है, या सांस लेने के सिस्टम को प्रभावित करता है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, या ध्यान रखें हिंदी में श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको, श्वसन तंत्र को। नेक्स्ट है, यह है 23, नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है। ये हमने हमारा पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इज द आई डोनेशन रिमूव्ड फ्रॉम दी प्रोवाइडर आई, जो व्यक्ति आंख दान करते हैं ना, आई दान करते हैं, तो उनकी आंख के पार्ट का कौन सा पार्ट निकाल के आंखों में डाला जाता है, दान किया जाता है। ऑप्शन था इसका बी, मोस्टली लोगों ने सही आंसर दिया था। जिसका गलत है वो लिख लें। जब भी आँख का जो पार्ट दान दिया जाता है या किसी व्यक्ति को दान में दिया जाता है, या दान किया जाता है, या ट्रांसप्लांट किया जाता है, उस पर जब डाला जाता है तो वो कार्निया डाला जाता है। क्या होता है, कार्निया है। आपको ध्यान रखना है, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अक्सर एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन है 24 नंबर, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। आज इसका जो भी आंसर है आपको बताना है। क्यू फीवर एग्जाम में, नर्सिंग एग्जाम्स में BFUHS बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ MPHW में भी आ चुका है, और भी दिल्ली DSSB में पूछा जा चुका है, और भी कई एग्जाम्स में ये आ चुका है क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा है क्यू फीवर के द्वारा फैलता है, किसके माध्यम से फैलता है, ये क्यू फीवर किसके माध्यम से फैलता है, यहाँ पर होना चाहिए किसके माध्यम से, या क्यू फीवर के द्वारा फैलता है, या किसके माध्यम से फैलता है। आपको ध्यान रखना है किसके माध्यम से फैलता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताना है आपको। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं, और ज़रूर अपना आंसर बताएं आप। और वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नए इसे सब्सक्राइब करें, शेयर कर सकते हैं आप इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे, और जो भी आने वाला वीडियो होगा उसमें हम और बहुत डिटेल्स में सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू।